हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज एक नया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, व्यवसायिक नियमन ढांचा। इस बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को कुछ जगहों पर इसको मर्केंटाइल लॉ या कॉमर्शियल लॉ भी कहा जाता है। खैर, आपके यहाँ जो भी सिलेबस में चलता होगा, जिस नाम से चलता होगा, आप समझिएगा कि आपको सिलेबस में दे रहा हूँ। वो किसी भी कोर्स में, जैसे कि मान लीजिए कि बीकॉम है, एमकॉम है, एमबीए वगैरह में भी चलता है, बीबीए में भी चलता है, कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स वगैरह में ये चलता है, लॉ में भी इसकी पढ़ाई होती है। तो आइए शुरू करते हैं बिजनेस रेगुलेटरी आपका फ्रेमवर्क। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि कॉमर्स से लगभग लगभग सारे पेपर्स, जो जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उनका वीडियो पड़ा हुआ है। आप जब देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं, जो भी आपके लिए उपयोगी। और यह वीडियो यदि अच्छा लगे आपको तो अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करिएगा। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का। तो जैसे कि जानते हैं कि इस साल सिलेबस पिछले ही साल से ही चेंज हो गया। सिलेबस में ये किया गया कि अब सेमेस्टर वाइज बीकॉम में मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में अब सेमेस्टर चल रहा। तो सेमेस्टर में बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को दो पेपर हो गया, अर्थात दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। आज मैं केवल चर्चा करूंगा आपसे पेपर फर्स्ट के लिए। सबसे पहले आइए जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या है पेपर फर्स्ट में। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पेपर फर्स्ट। इसमें आप पढ़ेंगे सबसे पहले तो इस बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के पेपर फर्स्ट को दो यूनिटों में डिवाइड किया गया है, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकेंड। यूनिट फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है और यूनिट सेकेंड में क्या पढ़ना है, इस सिलेबस में आपके दिया गया। यूनिट फर्स्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा इसमें दिया है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तीसरा है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, प्रस्ताव और स्वीकृति। ठीक इसी तरह दिया गया है आपका कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कॉन्स्टेंट और कॉन्सिडरेशन, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इतना चैप्टर या इतने टॉपिक्स आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ने हैं। यूनिट सेकंड में क्या है कि वाइड एग्रीमेंट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिमिनिटी ऑफ गारंटी एंड गारंटी, एनवेलमेंट ऑफ प्लेस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसीज। ये आपका सिलेबस है। इसमें से अधिकांश तो आपको चैप्टर ही मिल जाएंगे और कुछ टॉपिक मिल जाएंगे चैप्टर के अंदर। इसके आगे भी बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का है, तो इसके आगे वाला सारा पार्ट वो चला गया है पेपर सेकंड में। क्योंकि ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं सोच रहा था कि आपको सिलेबस बता देना जरूरी है कि पेपर फर्स्ट में आप क्या पढ़ेंगे। तो ये आपका सिलेबस था, इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी मैच करे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ और आज शुरू कर रहे हैं। चलिए, पहला चैप्टर इसमें हमारा दिया गया है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। फर्स्ट हमारा टॉपिक है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। यह पहले टॉपिक का हमारा नाम। चूंकि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सबसे पहले इसे शुरू करने से पहले जानेंगे कि यह हमारे देश में सबसे पहले लागू कब हुआ। तो यह आपका लागू हुआ है 1 सितंबर 1872। कब लागू हुआ? 1 सितंबर 1872 को पूरे देश में लागू किया गया।
ठीक। इस भारतीय अनुबंध अधिनियम में कई धाराओं में इसे डिवाइड किया गया, माने कई पार्टों में बांटा गया, जिसमें से पहला पार्ट है अनुबंध के सामान्य सिद्धांत। पहला है अनुबंध के सामान्य सिद्धांत। इसमें उल्लेख किया गया है धारा 1 से लेकर 75 तक। इसमें उल्लेख किया गया है धारा 1 से लेकर 75 तक। दूसरा हमारा है क्षतिपूर्ति तथा प्रतिभूति अनुबंध। दूसरा है क्षतिपूर्ति तथा प्रतिभूति अनुबंध। इसमें उल्लेख किया गया है हमारा कितने धारा से है 124 से लेकर 147 तक। 124 से लेकर 147 तक। अब ये सोच रहे होंगे कि बीच वाला कहां गया, मतलब कहां से 76 से लेकर 123 तक, ये कहां गया? अभी मैं इसके बारे में भी जिक्र अभी करूंगा। अगला है तीसरा निक्षेप अनुबंध। निक्षेप अनुबंध इसका उल्लेख 148 से 181 तक किया गया। 100 इसका धारा लिख दे, धारा 148 से कहां तक है भाई 181 तक। और चौथा हमारा दिया गया है एजेंसी अनुबंध। एजेंसी अनुबंध इसमें उल्लेख किया गया है आपका धारा 182 से लास्ट तक कहां है 238 तक। ठीक है, ये सीक्वेंस एक हुआ। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो अनुबंध के सामान्य सिद्धांत है इसको यहां पे दो पार्टों में बांटा गया। ये हमारा हो जाएगा पार्ट 1 और एक है पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका धारा 175 से, इसमें धारा 1 से लेकर 75 तक है, और इसमें आपका धारा 76 से लेकर 123 तक। ठीक है, इस तरह ये भारतीय अनुबंध अधिनियम को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया। अब सबसे पहले चलते हैं इसके बारे में जानने के लिए कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो इसको मिटा दें। भारतीय अनुबंध अधिनियम कि सबसे पहले इसमें कुछ शब्दावलियां भी हैं। शब्दावलियां, वो शब्दावलियां कौन कौन सी हैं यह जानना जरूरी है चैप्टर शुरू होने से पहले। सबसे पहला इसमें टॉपिक है वचनदाता। वचनदाता, और दूसरा होता है वचन गृहीता। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, भाषा में इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। वचनदाता किसको कहा जाता है और वचन गृहीता किसको कहा जाता है? वचनदाता का मतलब होता है कि जैसे मैं हूं और आपसे मैं कोई बात कर रहा हूं, समझिएगा इसका। जब मैं हूं और मैं आपसे कोई बात कह रहा हूं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे आपको करना, या कोई प्रस्ताव आपके सामने रख रहे हैं, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी भी टाइप की बात रखता है तो वो वचनदाता कहलाता है। अब वचन गृहीता क्या होता है? वचन गृहीता का मतलब होता है कि वह अगला व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए आप है, मैं आपसे कह रहा हूं
और आप उसे सुनना है। उस बात को, जो मैंने बात आपसे कहा है, उसको यदि स्वीकार कर रहे हैं तो यह क्या कहलाता है? वचन गृहीता कहलाता है। समझ गए? दो व्यक्तियों के बीच, समझिए कि जिस तरह हमारा कम्युनिकेशन है, एक सब्जेक्ट भी है बिजनेस कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में क्या होता है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ बातें करता है। इसमें क्या है? एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख कोई प्रस्ताव रखता है, प्रपोजल रखता है, वह दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है वो माने या ना माने। प्रस्ताव रखता है तो वचनदाता, और उसे स्वीकार कर लेता है तो वचन गृहीता। ठीक है। दूसरा होता है प्रस्ताव, प्रपोजल इसको कहा जाता है। प्रस्ताव क्या होता है? अब यहां पे समझिए, ए बी के सामने कोई भी अमुक व्यक्ति के संबंध में या किसी भी विषय के संबंध में कोई कार्य करने का विचार रखता है या कुछ करने के लिए कहता है या उससे कुछ मनवाता है, जो आप समझिए, और वह उसको स्वीकार करता है, तो जो रखता है प्रस्ताव, माने जो बात अपना करता है अगले से, वो वचनदाता और ये वचन गृहीता। लेकिन इन दोनों के मध्य में जो बातें होती हैं, मतलब ए के द्वारा जो प्रपोजल रखा गया, जो विचार व्यक्त किया गया, उसे क्या कहा जाता है? प्रस्ताव कहा जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बाबू मन लगा के पढ़िए, आपने कहा ठीक है। मैंने कहा वो प्रस्ताव, और आपने कहा ठीक है, वो मैंने जो कहा वो प्रस्ताव, और आप वहां पे हाँ कह दिए या नहीं कह दिए, वो स्वीकृति कहलाएगी। तो प्रस्ताव का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि भाई ये काम मेरा कर देना, तो वह कार्य जो हुआ वो प्रस्ताव हुआ। जिसने कहा वो वचनदाता, और जिसने स्वीकृति ली वो वचन गृहीता। अगला है तीसरा चीज, वचन। वचन को अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोमिस। इसका मतलब है कि अभी मैंने ये बताया कि एक तरफ ये है और एक तरफ ये पी है, ये वचनदाता और ये वचन गृहीता, और इसके बीच में क्या होता है? प्रस्ताव होता है ना। वचन क्या होता है कि जब ये ने बी के सम्मुख कोई प्रस्ताव रखा और बी ने अपनी स्वीकृति दे दी, हाँ एकदम डिट्टो है कि हम ये काम कर देंगे, तो वह उसकी स्वीकृति ही क्या कहलाती है? वचन कहलाती है। अब यहां पे समझने वाला चीज है कि मैंने कोई बात आपसे कहा, तो ये प्रस्ताव रखा, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस पर आप हाँ कह रहे हैं कि ना कह रहे हैं। आपने उस कार्य को करने के लिए राजी हो गए, अपनी सहमति व्यक्त कर दी, स्वीकृति दे दी, तो वहां पे वो वचन कहलाता है। देखते होंगे पुराने समय में, जैसे महाभारत देखते होंगे, रामायण देखते होंगे, लोग अपने वचन के लिए कुछ भी कर देते। कोई वचन ले लिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो वो नहीं करेगा। वचन कर दिया कि मैं ऐसा कर दूंगा, तो वो कर देगा। इसका मतलब है कि उसने उस चीज के लिए स्वीकृति दे दी। अगला है प्रतिफल। प्रतिफल ये सब आगे चल के एक टॉपिक बन जाएंगे। प्रतिफल कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या होता है? ए ने बी के सम्मुख, माने वचनदाता ने वचन गृहीता के सम्मुख कोई प्रस्ताव रखा और अगले ने उस पर अपनी सहमति व्यक्त की, लेकिन इस प्रस्ताव और इसकी सहमति के बीच में एक चीज और भी आता है, वह होता है प्रतिफल। प्रतिफल कैसे होता है? अब सोचिए, मैं आपसे कोई काम कहा करने के लिए, आप हाँ या ना क्यों करेंगे? भाई जरूर कुछ उसमें आपका बेनिफिट होगा तभी करेंगे, फ्री में तो कोई करेगा नहीं। ए ने बी के सम्मुख कोई प्रस्ताव रखा, अपनी विचार को व्यक्त किया, कुछ कार्य करने के लिए कहा, लेकिन उस कार्य को करने के बदले में यदि एक कोई निश्चित प्रतिफल होता है, कहा जा रहे हो दिल्ली और वहां से मेरा माल लेते आना, या एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से कहा कि भाई
इतना सामान भेज दो। उसका मतलब है इसने कहा और इसने अपनी स्वीकृति दी, लेकिन इसके बीच में ये भी कहा कि मैं इतना रुपया मूल्य दूंगा यदि ये मेरा काम कर दोगे। तो जिस मूल्य के बदले में एक प्रस्तावक प्रस्ताव रखता है और एक वचन ग्रहीता उस पर अपनी स्वीकृति देता है, तो वह मूल्य क्या कहलाता है? प्रतिफल कहलाता है। अगला होता है ठहराव। ठहराव क्या होता है बताइए? ठहराव क्या होता है? ठहराव का मतलब होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या मतलब होता है कि जितने भी वचन होते हैं, जितने भी हमारे वचन होते हैं, वचन में सहमति या वचनों के समूह होते हैं, और ऐसे वचन जो प्रतिफल के बदले दिए गए हों, बिना प्रतिफल के नहीं, प्रतिफल के बदले दिए गए, तो उन वचनों के समूह को क्या कहा जाता है? ठहराव कहा जाता है। ठहराव मतलब होता है कि ए और बी के समूह कोई बात रखा गया, एक ने कहा, दूसरे ने स्वीकार किया, इसमें ये सारी चीजें विद्यमान हो, उस पर जो दोनों का राजीनामा एकदम तैयार हो गया, वो हमारा क्या कहलाता है? ठहराव कहलाता है। एक होता है पारस्परिक वचन। पारस्परिक वचन क्या होता है बताइए? ऐसे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का भाग हो, ऐसे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का भाग हो, तो उसे पारस्परिक वचन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, चूंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में छोटे छोटे वर्ड हैं और इस वर्डों को विथ एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना है। इसका जो वैसे तो व्यवहारिक जीवन में भरपूर प्रयोग होता है, लेकिन थोड़ा सा इसको कमर्शियल लैंग्वेज में कैसे हम यूज करेंगे यह जानना। पारस्परिक वचन का मतलब होता है ए बी के सम्मुख कोई बात रखता है, कोई कार्य करने के लिए कहता है, और उसी के साथ बी भी ए के साथ कोई प्रस्ताव रखता है। ये इसके साथ रखता है, ये इसके साथ रखता है, दोनों में एक निश्चित प्रतिफल भी होता है। जैसे मान लीजिए कि दो मित्र हैं, मैं मान लीजिए आप हैं, मैंने कहा कि यार ये काम कर देना, जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा, आप कहे ठीक है कर देंगे। उसके बाद आप भी कहें कि भाई मेरा भी एक काम ऐसा है पड़ा हुआ है, कर दीजिएगा, जो लगेगा मैं दे दूंगा, आप भी कहे ठीक। ये पारस्परिक वचन, इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ ये पारस्परिक वचन कहलाता है। एक होता है व्यर्थ ठहराव। व्यर्थ ठहराव, व्यर्थ ठहराव क्या होता है? व्यर्थ माने बेकार, ठहराव माने एग्रीमेंट। ऐसा ठहराव, ऐसा समझौता, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा एग्रीमेंट जो कानून की दृष्टि में व्यर्थ है, तो उसे क्या कहा जाता है? व्यर्थ ठहराव, बेकार। जैसे एग्जाम्पल, आपने कोई एग्रीमेंट किसी नाबालिग बच्चे से किया, जानते ही हैं कि जो बच्चा 18 साल की उम्र से कम होता है उसके साथ कोई भी किया गया डील वैध नहीं होता। आपने किसी छोटे बच्चे से किसी प्रकार का डील किए गए, तो मेरा ये काम कर देना, और वो करे या ना करे उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको आप जबरदस्ती नहीं करा सकते। तो ये हमारा क्या कहलाता है? व्यर्थ ठहराव कहलाता है। अगला एक होता है अनुबंध। अनुबंध, अनुबंध क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा चीज, समझिएगा, एक ऐसा ठहराव रोज जो राजनियम द्वारा, राजनियम द्वारा माने कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो, ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा, कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो, तो उसे अनुबंध कहलाता है, कानून द्वारा मान्य हो। अगला है व्यर्थनीय अनुबंध। व्यर्थनीय अनुबंध, ये क्या होता है? व्यर्थनीय अनुबंध व्यर्थ से थोड़ा सा हटके होता है। बताइए, ऐसे ठहराव जो उसके पक्षकारों में से
जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक पक्षकारों की इच्छा पर परिवर्तनीय हो, तो उसे क्या कहा जाता है? व्यर्थनी ठहराव या व्यर्थनी अनुबंध कहा जाता है। जैसे मान लीजिए दो पक्षकार हैं, ए एंड बी। एक कह रहा है कि ठीक है हो जाना चाहिए, और बी कह रहा है ना नहीं होना चाहिए। ये क्या कहलाएगा? व्यर्थनी कहलाएगा, व्यर्थनी अनुबंध कहलाएगा। ठीक है, एक होता है व्यर्थ अनुबंध। व्यर्थ अनुबंध ये क्या होता है? व्यर्थ अनुबंध का मतलब होता है कि ऐसा अनुबंध जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है, अर्थात कानून उसे मान्यता नहीं देता है, तो उसे व्यर्थ अनुबंध कहा जाता है। तो ये छोटी छोटी शब्दावलियां थी और इसी के बारे में आगे चल के पढ़ना। मिटाएं इसे। अब इन शब्दावलियों में सबसे पहले हम शुरू करते हैं अनुबंध। अनुबंध क्या है? पहला टॉपिक, अनुबंध किसे कहा जाता है? अनुबंध के संबंध में बहुत सारे विद्वानों ने अपना अपना विचार व्यक्त किए। उसमें कहा गया है कि जब दो पक्षकारों के बीच, किसके बीच? जब दो पक्षकारों के मध्य किसी भी प्रकार का ठहराव होता है, समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, ठीक है, और वह दोनों पक्षकार अपने अपने दायित्वों को पूरा करने का एकदम वचन भी देते हैं और कानून की दृष्टि से यदि वह मान्य भी होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? अनुबंध कहा जाता है। अनुबंध मतलब क्या होता है? ए और बी दोनों में किसी भी टाइप के कार्य करने के लिए समझौता, और वह दोनों सहमत भी हों, असहमत होने के साथ साथ दोनों एक दूसरे के लिए कार्य भी करें, कार्य करने के साथ साथ वह कार्य कानून की दृष्टि से मान्य भी हो, तो इस तरह का जो समझौता होता है वो अनुबंध कहलाता है। इसके संबंध में जो ही इसकी परिभाषा दी गई है, जैसे कुछ विद्वान के कहना है कि जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत कहा गया है कि एक ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो, एक ठहराव जो राजनियम द्वारा मान कानून द्वारा परिवर्तनीय हो, उसे अनुबंध कहा जाता है। कुछ विद्वान भी इस पर अपना अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। कह रहा है कि ठहराव अनुबंध वह ठहराव है जो दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच किया जाता है और राजनियम द्वारा परिवर्तनीय भी होता है। उसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को और दूसरा पक्षकार इस पक्षकार को उस कार्य को करने या अपने दायित्वों का वहन करने का एकदम वचन भी देते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? अनुबंध कहा जाता है। तो इस अनुबंध के लिए इन 3 मुख्य पॉइंटों का जानना जरूरी है, तभी इसकी डिफिनेशन कंफर्म हो पाएगी। जैसा पक्षकारों के मध्य ठहराव होना, पक्षकारों के मध्य ठहराव होना, पहला पॉइंट, ये इसका अर्थ है। दूसरा है पक्षकारों के मध्य हुए ठहरावों से दायित्व उत्पन्न होना, पक्षकारों के मध्य हुए ठहराव में दायित्व उत्पन्न होना, दायित्व उत्पन्न होना। और अगला क्या है? दायित्वों का राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होना, दायित्वों का राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होना। जब ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अनुबंध कहा जाता है। अब इसे भी मिटा रहे हैं। अब प्रश्न यहां पे आता है कि इस अनुबंधों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? ये अनुबंध कितने टाइप के होते हैं, ऐसे समझिए। अनुबंधों का वर्गीकरण,
अनुबंधों का वर्गीकरण। जो ये हमारे अनुबंध होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला इसमें दिया है व्यर्थ अनुबंध। व्यर्थ अनुबंध, व्यर्थ अनुबंध क्या होता है अभी मैं बताया कि ऐसे ठहराव जो राजनियम द्वारा क्या होते हैं, ऐसे ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते उसे व्यर्थ ठहराव कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति है, मतलब उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। व्यर्थ ठहराव का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति है जो इसका दिमागी संतुलन नहीं है, ठीक है, और उससे आप किसी भी तरीके का समझौता या कोई डील करते हैं तो वो क्या माना जाएगा? व्यर्थ माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इसी तरह किसी शादी और विवाह में उसमें अवरोध डालने वाला काम कर रहे हैं तो भी व्यर्थ माना जाएगा। व्यापार में अवरोध से संबंधित कोई ठहराव कर रहे हैं तो भी व्यर्थ माना जाएगा। या अन्य कोई अनुचित या अनिश्चित ठहराव कर रहे हैं तो भी व्यर्थ माना जाएगा। व्यर्थ का मतलब है कि जो कानून की दृष्टि से मान्य नहीं है तो उसे व्यर्थ अनुबंध कहा जाता है। अगला होता है व्यर्थनीय अनुबंध। व्यर्थनीय अनुबंध, व्यर्थनीय अनुबंध क्या होता है बताइए? ऐसे ठहराव जो किसी एक या एक पक्षकारों या एक से अधिक पक्षकारों की इच्छा पर विकल्पनीय होता है, माने उस पर ऑप्शन चुनने का अवसर आता है और प्रवर्तनीय रहता है। कहने का मतलब है कि जैसे दो आदमियों में डील हुआ हमारे आप में, और यदि हम तैयार हैं और आप तैयार हैं तो इसमें ये डील तो कंप्लीट है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने आपसे डील किया लेकिन आप कह रहे हैं हम नहीं जानते हैं, फला जानते हैं, हमारे सारे डील वही कर रहे हैं, तो व्यर्थनीय अनुबंध का आता है। ठीक इसी तरह एक है अवैध अनुबंध। अवैध अनुबंध, अवैध अनुबंध क्या होता है कि ऐसा अनुबंध जो कानून के द्वारा मान्य नहीं है, ऐसा ठहराव जो कानून के द्वारा मान्य नहीं है, अर्थात कानून इसका बिल्कुल विरोध करता है, तो उसे अवैध अनुबंध कहा जाता है। जैसे कि किसी अभ्यस्त या नाबालिग के साथ किया गया कोई समझौता। एक होता है वैध अनुबंध। वैध अनुबंध क्या होता है? लीगल कॉन्ट्रैक्ट कि जो कानून के द्वारा मान्य है, कानून उस पर अपनी सहमति देता है कि हाँ एकदम बिल्कुल सही है, तो उसे क्या कहा जाता है? वैध अनुबंध। एक होता है अप्रवर्तनीय अनुबंध। अप्रवर्तनीय अनुबंध, अप्रवर्तनीय अनुबंध क्या होता है? नाम ही कि ऐसे अनुबंध जो वैध होते हैं, कानून की दृष्टि से भी वैध होते हैं, परंतु न्यायालय की द्वारा या कुछ तकनीकी कारणों से उसे प्रभावी नहीं बनाया जाता। अप्रवर्तनीय अनुबंध का मतलब है कि ऐसे अनुबंध जो वैध तो होते हैं परंतु न्यायालय के द्वारा या कुछ तकनीकी कारणों से उसे प्रभावी नहीं किया जाता, तो उसे अप्रवर्तनीय अनुबंध कहा जाता। एक होता है प्रत्यक्ष अनुबंध। प्रत्यक्ष अनुबंध ये क्या होता है? डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि ऐसे अनुबंध जो दो पक्षकारों के बीच लिखित या मौखिक शब्दों में व्यक्त करके किया जाता है। प्रत्यक्ष अनुबंध का मतलब है कि हम और आप दोनों सामने हैं, हम लिख के कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लें,
या मुंह से ही बोलकर कोई समझौता या डील कर ले, तो इसे प्रत्यक्ष अनुबंध कहा जाता है। एक होता है अप्रत्यक्ष अनुबंध। अप्रत्यक्ष अनुबंध ये क्या होता है? अप्रत्यक्ष अनुबंध कि ऐसे अनुबंध जो दोनों व्यक्तियों के सम्मुख लिखित या मौखिक रूप से व्यक्त नहीं किया जाता, बल्कि उसके कार्यों या आचरण के द्वारा, जैसे मान लीजिए हम हैं और आप हैं, न हम लिख के कोई आपसे समझौता कर रहे हैं, न मुंह से बोलकर कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और आपके आचरण को देखकर मैंने कोई कांटेक्ट किया आपसे, तो इसे क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष अनुबंध कहा जाता है। एक होता है निष्पादित अनुबंध। निष्पादित निष्पादित अनुबंध क्या होता है? नाम ही इसका कुछ अलग है कि प्रत्येक अनुबंध में पक्षकारों को वचन के आधार पर उत्पन्न दायित्वों का पालन करना होता है। मतलब जब भी दो पक्षकार होते हैं, एक प्रस्ताव रखने वाला, दूसरा स्वीकार करने वाला, दोनों पक्षकारों के मध्य वचन के आधार पर दायित्वों को उत्पन्न किया जाता है। उनके जो वचन दिए रहते हैं, क्या नहीं मैं ये इसे करना है, उस हिसाब से उनकी लायबिलिटीज का पालन करना रहता है। मतलब उससे थोड़ी भी इधर उधर चूक नहीं होनी चाहिए, तो उसे निष्पादित अनुबंध कहा जाता है। एक होता है एक पक्षीय अनुबंध। एक पक्षी अनुबंध। अब ये क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है, एक पक्षी अनुबंध। इसमें होता है कि जब दो पक्षकार होते हैं, ए और बी, हम और आप हैं, एक पक्षकार अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का पालन करने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन दूसरा वाला जो है वो भाग खड़ा होता है, अर्थात अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता, तो इसे एक पक्षीय अनुबंध कहा जाता है। या ऐसे भी हो सकता है कि जब एक पक्षकार अपने दायित्वों का निर्वहन कर चुका होता है, लेकिन दूसरे का दायित्वों का निर्वहन करना अभी शेष रहता है, तो उसे एक पक्षीय अनुबंध कहा जाता है। द्विपक्षीय अनुबंध। द्विपक्षीय अनुबंध। द्विपक्षीय अनुबंध क्या होता है कि ऐसे अनुबंध जिसके वचन के आधार पर, मतलब जो दो व्यक्तियों के बीच में समझौता होता है, वचन दिया जाता है, उस वचन के आधार पर दोनों पक्षकार अपने दायित्वों को पूरा नहीं करते। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये काम कर दूंगा, आप भी कहे कि ये काम मेरा भी कर दीजिए। मैंने अपना काम नहीं किया, आप भी अपना काम नहीं किया, मैंने दोनों अपने दायित्वों को पूर्ण नहीं किए, तो इसे द्विपक्षीय अनुबंध कहा जाता है। अगला है बाजी युक्त अनुबंध। बाजी युक्त अनुबंध। बाजी युक्त अनुबंध क्या होता है? नाम ही है बाजी। बाजी का मतलब होता है शर्त, दाव पेच लगाना। मतलब किसी अमुख घटना, मतलब किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर, ठीक ना, कोई मूल्यवान वस्तु या संपत्ति या धन देने का वचन दिया जाता है, तो उसे बाजी युक्त अनुबंध कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैच हो रहा है, हमने कहा इंडिया जीतेगा, किसने कहा इंग्लैंड जीतेगा। ठीक है, तो आओ, इंडिया जीत जाएगा तो भाई तुम दोगे, इंडिया हार जाएगा तो हम देंगे। ये क्या कहलाएगा? बाजी कहलाएगा। ठीक इसी तरह कोई घोड़ों का रेस हो रहा है, कोई मैच हो रहा है, कोई कबड्डी हो रही है, या किसी भी जहां कंपटीशन जिसमें अनिश्चितता रहती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो इस तरह के जब शर्त वाली चीजें होती हैं, वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसे बाजी युक्त अनुबंध कहा जाता है। ठीक ना। अगला है कल्प अनुबंध। एक होता है कल्प अनुबंध। कल्प अनुबंध क्या होता है?
ऐसा अनुबंध जिसके दायित्वों का निर्वहन, ऐसा अनुबंध, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा समझौता जिसके दायित्वों का निर्वहन उनके पक्षकारों के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको करे कि न करे, तो उसे कल्प अनुबंध कहा जाता है। तो इस तरह ये तो था अनुबंध के कुछ महत्वपूर्ण वर्गीकरण। ठीक है, अब इसमें अगला जो टॉपिक शुरू होने वाला है, वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण। इसको बस ये वाला टॉपिक पढ़ाकर आपको यहीं पे रोक दे रहे हैं, पहले इसको भी जान लीजिए। केवल इसके छोटे छोटे वर्ड को बस समझिएगा, क्योंकि उस पर आप एक्सप्लेन करके खुद लिख सकते हैं। ये पहला इसमें का टॉपिक समाप्त। दूसरा हमारा है ये वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण। वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण। वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षण क्या है, ध्यान दीजिएगा। वैध अनुबंध तो जान ही गए, इसका उल्लेख आपका किया गया है धारा 10 में। धारा भी याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण वाले हैं, सब तो नहीं हो सकता है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण वाले। धारा 10 के अंतर्गत, माने भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत वैध अनुबंध के कुछ आवश्यक लक्षण निम्न है। पहला है ठहराव। ठहराव में प्रस्ताव व स्वीकृति, प्रस्ताव व स्वीकृति। वैध अनुबंध का पहला लक्षण, पहली विशेषता है कि ठहराव का होना। मतलब ठहराव का मतलब होता है कि जब ए बी के सम्मुख किसी भी प्रकार का प्रस्ताव रखता है और बी उस कार्य को करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है, तो क्या कहलाता बन जाता है, वो ठहराव, एक एग्रीमेंट बन जाता है। तो वैध अनुबंध तभी माना जाता है जब प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव किया गया, स्वीकारकर्ता द्वारा उस पर अपनी सहमति व्यक्त की गई, माने वचनदाता द्वारा कोई वचन दिया गया और उस पर वचनग्रहीता ने उसे स्वीकार कर लिया, तो ठहराव बन जाता है। तो ठहराव में प्रस्ताव और स्वीकृति का होना आवश्यक है। दूसरी विशेषता है पक्षकारों में, दूसरी विशेषता है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होना। अनुबंध करने की क्षमता होना। पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता का मतलब है कि जो यहाँ पे ए और बी दोनों पक्षकार हैं, इन दोनों में उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम समझौता कर सके। कैपेसिटी कब होगी, जब उनका माइंड एकदम फ्रेश होगा, स्वस्थ मस्तिष्क के होंगे, नाबालिग नहीं होंगे, पूर्ण रूप से बालिग होंगे, वह कानून के नियमों का पालन करने वाले होंगे, उसके दायरे में रहने वाले होंगे, उनके लिए कानून सर्वोपरि होगा। तो ऐसे पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होती है। ऐसा व्यक्ति जो कानून को समझे ही नहीं, बालिग हो ही नहीं, मानसिक रूप से संतुलित हो ही नहीं, तो अनुबंध, वैध अनुबंध कहाँ से कर सकता है। तो वैध अनुबंध के लिए जरूरी है कि उसके अनुबंध करने की कैपेसिटी हो, बालिग हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो, कानून के नियमों की जानकारी रखता हो, उसका पालन करे। अगला है पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति होना। पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति होना। पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति होने का मतलब क्या है
कि जो भी हमारे पक्षकार हैं, कौन, ए और बी, ये एकदम खुले माइंड से बिना किसी दबाव के उस कार्य को करने के लिए सहमत हो। जब ये बी के सामने प्रस्ताव रखता है तो ये भी खुले माइंड से बी के पास प्रपोजल रखे और बी भी उसे खुले माइंड से बिना किसी दबाव के उस पर अपनी स्वीकृति दे। इस तरह यदि खुले माइंड से रहेगा तो स्वतंत्र सहमति बनेगी। स्वतंत्र सहमति मतलब एकदम बिना किसी विरोध के, बिना किसी परेशानी के वो वैध अनुबंध का निर्माण हो। विधि पूर्वक प्रतिफल व उद्देश्य, चौथा है विधि पूर्वक प्रतिफल व उद्देश्य। विधि पूर्वक प्रतिफल व उद्देश्य का मतलब है कि जब इस ए और बी के बीच जो भी डील हुई, डील होने में कानूनी नियमों का पालन किया गया, साथ में उस कार्य को, जो यहाँ पे कार्य है, करने में एक निश्चित प्रतिफल हो। फ्री में तो काम तो करेगा नहीं। जब तक प्रतिफल नहीं होगा तब तक समझिए कि वैध अनुबंध होगा ही नहीं। मैंने कहा कि भाई ये उठा कर रख देना, ये कोई एग्रीमेंट हुआ? आप कहे हाँ रख देंगे। कोई एग्रीमेंट हुआ? नहीं हुआ। भाई ये तो व्यवहार है। एग्रीमेंट का मतलब होता है दोनों में डील हुआ। जब आप मेरा कोई काम कर रहे हैं तो निश्चित प्रतिफल के बदले में करें, तब वो पूर्ण माना जाएगा। अगला, ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित न किया गया। ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित न किया गया। ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित न किया गया का मतलब है कि जो भी दोनों व्यक्तियों में एग्रीमेंट हुआ, ए और बी में, उसे कानूनी तौर से बेकार सिद्ध न किया गया। कानून की दृष्टि से वो मान्य भी होना चाहिए। अगला, ठहराव लिखित और क्या हो सकता है, प्रमाणित व रजिस्टर्ड होना। मतलब जो दोनों व्यक्तियों में जो ठहराव हुआ, एग्रीमेंट हुआ, डील हुई, वो लिखित रूप में हो तो सबसे बेस्ट है, प्रमाणित हो तो भी बेस्ट है, रजिस्टर्ड हो तो भी बेस्ट है, तभी वो वैध अनुबंध की श्रेणी में आता है। क्योंकि वैसे मौखिक वाला भी आता है, लेकिन कभी कभी मौखिक वाला वो मान्य नहीं होता है। कानूनी तौर पर माने मुंह से कह दिए, पता नहीं कैसे क्या है, वहाँ तो बाद में कह सकते हैं हम कभी नहीं किए। इसीलिए लिखित, प्रमाणित और रजिस्टर्ड यदि एग्रीमेंट है तो वो वैध अनुबंध माना जाता है। तो ये तो थे आपके वैध अनुबंध के कुछ आवश्यक लक्षण। फिर आगे आप पढ़ेंगे एग्रीमेंट, माने जो हमारा थर्ड टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे आप एग्रीमेंट। फिलहाल ये लेक्चर आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और मैं चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंडों में थोड़ा अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और भी आपके लिए ढेर सारे वीडियो लाएंगे। और जिन बच्चों को एक बार और भी कह रहे हैं कि कॉमर्स से रिलेटेड और भी सब्जेक्टों की जानकारी लेनी है, तो वह हमारे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट खोलेंगे और वहाँ से जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए